बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज असद अहमद और हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट काउंटिंग। ठीक है। तो पोस्ट काउंटिंग के अंदर हमने जो है वो आज एक नया आपका टॉपिक स्टार्ट करना है। और होपफुली ये दो लेक्चर्स में वाइंड अप कर दूंगा। पहले लेक्चर में कॉन्सेप्ट दे दूंगा, छोटा सा ही होगा लेक्चर पहला वाला, और दूसरे लेक्चर में हम उसकी जो आपकी प्रैक्टिस शीट है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट्स के साथ जो कि आपके पास लाजमी है। उनको स्टार्ट करते हैं और वहां से चीजों को लेकर चलते हैं बारी बारी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक है हमारा। पहले तो मैं आपको ये बैकग्राउंड दे दूं कि आपने जब कॉस्ट ऑफ सेल निकालना सीखा था, जब आपने जब आपने कॉस्ट ऑफ सेल निकालना सीखा था, एक सेकंड। अच्छा जी, तो जब आपने कॉस्ट ऑफ सेल निकालना सीखा था, तो उस कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ी थी। आपने कहा था कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, डायरेक्ट लेबर लगेगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स या अदर ओवरहेड्स लगेंगे, और सबको मिल मिला के आपने जो भी प्रोडक्ट आपकी बनी है यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, या जो भी आपकी बिकी है यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसकी आपने कॉस्ट निकाल ली थी। ठीक है। अब होता यह है कि आपने एक एक करके डायरेक्ट मटेरियल के बारे में सीखा, फिर इसमें हमने बहुत सारी और चीजें सीखी, मटेरियल कंट्रोल वगैरह क्या होता है, डायरेक्ट लेबर निकालना सीखा। अब हम निकालना सीख रहे हैं ओवरहेड, क्योंकि आज से पहले जब कॉस्ट ऑफ सेल के सवाल हम करते थे ना, तो उसमें हमें ओवरहेड्स बताए जाते थे कि इतने ओवरहेड्स हैं। अब वो ओवरहेड्स आते कैसे हैं, ये हमें जो है वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। इसका मैंने बैकग्राउंड दे दिया आपको। अब सबसे पहले ओवरहेड निकलता है एक सिंपल मेथड या सिंपल एक फॉर्मूले से। वो होता है, हमारे पास कहलाता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओ ए आर, जिसको हम बोल रहे होते हैं। ठीक है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलता कैसे है, उसको डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बता दूं कि OAR होता क्या है। देखो, इसको मैंने डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई है कि OAR क्या है। इट इज प्री डिटरमाइंड रेट। तो ये वर्ड प्री डिटरमाइंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अंडरलाइन कर देना है। प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है कि पहले से ही आप डिटरमाइन कर देते हो कि ये रेट क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप 2024 को 2024 का देखना चाहते हो कि मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं और कितने फैक्ट्री ओवरहेड किस डिपार्टमेंट में क्या होंगे। बेसिकली होता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू, डिपार्टमेंट थ्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रॉ मटेरियल आता है, उसको साफ किया जाता है। यहाँ पर वो वर्क इन प्रोसेस में बन चुका होता है। यहाँ पर वो फिनिश गुड बन जाता है। तीन चार प्रोसेस हैं जिसको गुजरते हुए हमारी ये गुड हमें मिल रही होती है। ठीक है। तो तीन चार चीजें आपके पास सामने आ गई। अब होता ये है कि ये जो प्रोसेसेस में गया है फिनिश गुड तक, हर प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई कॉस्ट लगी होगी, हर प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई अदर ओवरहेड्स आया होगा। तो इसमें कितना ओवरहेड लगा, इसमें कितना ओवरहेड लगा, और इसमें कितना ओवरहेड लगा, इस चीज को जो है वो निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक रेट निकालते हैं। ये रेट हमेशा प्री डिटरमाइंड होता है, यानी साल के शुरू में ही निकाला जाता है। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये रेट कभी भी, OAR जो है वो कभी भी एक्चुअल फिगर्स के ऊपर काम नहीं करता। एक्चुअल फिगर्स के ऊपर काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि एक्चुअल फिगर्स आपको साल के आखिर में मिलेगी ना। ये रेट आप प्री डिटरमाइन करते हो साल के शुरू में। अगर आप थोड़ा और पढ़ोगे ना इसको, वो बोलेगा कि इट इज प्री डिटरमाइन रेट कैलकुलेटेड स्टार्ट ऑफ द पीरियड। ये पीरियड के शुरू में कैलकुलेट किया जाता है ताकि आप असाइन कर सको। किसको असाइन कर सको? इनडायरेक्ट कॉस्ट को, जिसको फैक्टिव ओवरहेड्स बोलते हैं, टू डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। जहां जहां उसकी कॉस्ट लग रही है उसमें किस जगह पर कितनी कॉस्ट जानी चाहिए, उसको आप एलोकेट करने के लिए, असाइन करने के लिए बेसिकली क्या कर रहे हो, बेसिकली प्री डिटरमाइंड रेट निकाल रहे हो। और ये जो प्री डिटरमाइंड रेट है वो आपको जो है वो ये बताता है कि किस डिपार्टमेंट में कितना जो है वो खर्च हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये- अब हर OAR की अलग अलग बेसिस होती है। ये मैं आपको जब OAR का वो फॉर्मूला सिखाऊंगा, नीचे लिखे हुए हैं वहां पर बताऊंगा। अब OAR को यूज क्यों किया जाता है? भाई, डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। ठीक है, डिसीजन मेक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस में आसानी होती है। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस हो सकता है आज की डेट में आपको पता ना हो, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक अंदाजा लगाया कि मेरा खर्चा 100 रुपये होने वाला है। ठीक है। तो मैंने 100 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू, डिपार्टमेंट थ्री के अंदर। ठीक है। अब मैं, फॉर एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट वन में मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट किया है 50 रुपये। मैंने कहा कि डिपार्टमेंट वन में मेरा 50 रुपये का खर्चा आएगा।
लेकिन ये 50 रुपए क्या एग्जिट आएगी, ये तो बजटेड निकाला है मैंने, अंदाजा निकाला है। तो ये डेविएट कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस एनालिसिस बेसिकली वो फार्मूलाज होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपकी जो बजटेड वैल्यू है वो कितने हद तक डेविएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से निकाला कि 5 रुपए की डेविएशन आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट वन में या तो 45 रुपए कॉस्ट लगेगी, या तो 55 कॉस्ट लगेगी, क्योंकि मेरी बजट 50 है, लेकिन 5 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। 47 भी लग सकती है, 52 भी लग सकती है, ठीक है, 49 भी लग सकती है, 54 भी लग सकती है। तो ये कॉस्ट कोई भी लग सकती है, 5 रुपए की डेविएशन आ सकती है, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं जाएगा। ये फॉर्मूला इस तरीके से सेट किया जाता है, स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि 5 रुपए से ज्यादा डेविएशन नहीं आ सकती। तो ये कभी भी 44 नहीं हो जाएगा, ना ये कभी 46 हो जाएगा। 40 समझ में आ गई आपकी बात? तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको हेल्प मिलती है, जाहिर सी बात, जब आप पहले एलोकेट करते हैं तभी तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकेंगे ना अपने बजटेड वाले की, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आपके अच्छे बन जाते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में बड़ा काम आता है। प्रोसेस कॉस्टिंग वही कि भाई एक प्रोडक्ट है, उसको बनने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से जाना पड़ता है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। तो किस प्रोसेस में कितनी कॉस्टिंग आ रही है, उस चीज को देखने के लिए हमें OAR का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। अब जरा ये आ जाए, ये चार्ट देखें। इस चार्ट में बेसिकली फार्मूलाज रखे हुए हैं, और उस फार्मूला में पहली चीज आती है बेस। बेस में आप लेबर आवर की बेस भी रख सकते हो, मशीन आवर्स की बेस भी रख सकते हो, प्रोडक्शन यूनिट की बेस भी रख सकते हो, मटेरियल कॉस्ट की बेस भी रख सकते हो, लेबर कॉस्ट की भी रख सकते हो, प्राइम कॉस्ट की भी रख सकते हो। सर ये बेस क्या होती है? देखो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला डिपार्टमेंट ए है। उस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास काम क्या होता है? उस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास काम ये होता है कि हमें हमें क्या करना पड़ता है? हमें जो कपास है, यानी जो कॉटन है, कपास, ठीक है। स्पेलिंग मुझे नहीं आती इसकी, देखो। आई गेस ये इसकी स्पेलिंग है, लेकिन सही है गलत है आप देख लीजिए। अब हमारा जो पहला प्रोसेस है ना, उसके अंदर कपास को हम क्या करते हैं? तोड़ रहे होते हैं, ठीक है। ये काम मोस्टली फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वर्कर्स कर रहे होते हैं, हमने कोई 500 वर्कर्स इस डिपार्टमेंट ए के अंदर रखे हुए हैं। तो इस डिपार्टमेंट ए के अंदर 500 लोग काम कर रहे हैं, मशीन बिल्कुल छोटी मोटी एक दो होंगी। मुझे बताओ कि ये लेबर इंटेंसिव है या मशीन इंटेंसिव है? अच्छा इसको भी छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि ये यहाँ पर लेबर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है या मशीन ज्यादा इस्तेमाल हो रही है? यहाँ पर तो लेबर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो बेसिकली बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो OAR आना चाहिए, जो रेट आना चाहिए, जो रेट हम निकालने चाहिए, उसकी बेस क्या बनाना चाहिए? हमें लेबर बनाना चाहिए। गॉट इट? अच्छा हाँ, ये चलिए कपास जो है वो अपना प्रोसेस बी के अंदर, वहां पर हमारे पास मशीनें हैं। और मशीनें क्या करती हैं? इस कपास से धागा बनाती हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब धागा बनाती हैं तो यहाँ पर मशीन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मशीन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट जो डिपार्टमेंट जो बी है हमारा, इसकी बेस क्या होनी चाहिए? लेबर आवर होनी चाहिए? नहीं सर, इसकी बेस सूटेबल बेस है मशीन आवर्स। तो यहाँ पर मशीन आवर बन जाएगा। यानी कि OAR हर डिपार्टमेंट का अलग अलग निकल सकता है। तो इसीलिए हर डिपार्टमेंट के OAR के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसकी बेस देखनी पड़ती है, और हमें और चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन आपको बताएगा या तो कि इस डिपार्टमेंट की बेस इतनी है, या तो मोस्टली वो लेबर आवर पर रखेगा, या तो वो डेटा ही ऐसा देगा कि आप समझ जाओगे कि कौन सी बेस इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे वहां पर जाएंगे। अब इसका फार्मूला ना बड़ा सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी फार्मूला है, बड़ा सिंपल फार्मूला है। इसको जरा आप देखिएगा। वो ये कहता है कि देखो भाई, जब आप ये निकालना चाहो ना कि OAR कितना है, तो आप देखो कि आपके ओवरहेड्स कितने आए हैं, और आप उसको डिवाइड कर दो अपनी बेस के साथ, तो आपको निकल के आ जाएगा आपका OAR। कैसे सर? फॉर्मूला से समझते हैं। क्या कहता है कि OAR निकालना है अगर हमारी बेस लेबर आवर्स है, तो देखो भाई टोटल फिक्स ओवरहेड्स कितने हैं, डिवाइड करा तो डायरेक्ट लेबर आवर्स से आपको रेट मिल जाएगा पर लेबर आवर। लेकिन अगर आप एक और वर्ड को गौर करें तो ये लिखा हुआ है बजटेड, लिखा हुआ है बजटेड। और बजटेड का मतलब ये होता है कि भाई ये एक्चुअल नहीं है, ये साल के शुरू में डिटरमाइन किया जा रहा है, जो कि ऊपर हम बात कर चुके हैं कि ये प्री डिटरमाइंड रेट होता है। यहाँ तक भी आगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, सेट है। अच्छा अगर हमारी मशीन और जो है वो मशीन और जो है वो हमारी वो बनती है बेस्ट, इजी, ऊपर से कुछ भी नहीं छेड़ेंगे ना, ओवरहेड तो उतने उतने ही उस डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे। लेकिन हमने क्या करा? टोटल बजट मशीन आवर से डिवाइड करा दिया। पहले लेबर आवर से डिवाइड करा रहे थे, अब बेस चेंज होगी मशीन आवर, तो मशीन आवर से डिवाइड करा दिया। भाई अगर हम प्रोडक्शन यूनिट्स को बेस बनाते हैं, ओवरहेड सेम रहेंगे, यूनिट से डिवाइड करा दिया।
अगर हम मटेरियल कॉस्ट को कर रहे हैं तो ओवरहेड सेम रहेंगे, कॉस्ट को डिवाइड करा दिया। हम लेबर कॉस्ट को कर रहे हैं, मशीन अपना ओवरहेड सेम रहेंगे, लेबर कॉस्ट को डिवाइड करा दिया। हम प्राइम कॉस्ट को कर रहे हैं, ओवरहेड सेम रहेंगे, प्राइम कॉस्ट को डिवाइड करा दिया। लेकिन एक चीज जरा देखिएगा, जब हम ऊपर मशीन और अपना लेबर और यूनिट्स को दिखा रहे थे, तो वहां पर हमें कॉस्ट मिल रही थी रुपीज में। जबकि जब हम कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें परसेंटेज मिलता है। ठीक है, ये चीज देख लीजिए, जैसे मटेरियल कॉस्ट को बेस बनाया तो परसेंटेज मिलेगा, लेबर कॉस्ट को बेस बनाया तो परसेंटेज मिलेगा, प्राइम कॉस्ट को बेस बनाया तो परसेंटेज मिलेगा। अदरवाइज हमें क्या मिलेगा, ये जो पर यूनिट रेट मिलेगा। ठीक है, आपके यहाँ से ये तीन चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन मेनली यहीं से आपको जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं। अब ओएआर में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती हैं तब जब मुख्तलिफ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट आते हैं और हर डिपार्टमेंट का अलग एक बेस बन रही होती है, तो हमें हर डिपार्टमेंट का अलग ओएआर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि जब हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं ओएआर को निकालने में। ये कोई इतनी कोई खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप देखेंगे तो बड़ा इजीली आप उसको टैकल कर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कहता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, इनको समझिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसी भी चीज को बनाने के लिए जो प्रोडक्शन हो रही है, जहां पर उस चीज के ऊपर खर्चे हो रहे हैं, उस प्रोडक्ट को फिनिश गुड में तब्दील किया जा रहा है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अदर एंड सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है, वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली काम नहीं कर रहा, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। इसकी एग्जांपल ऐसे कर लो कि हमारे पास तीन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट ए में पहले रॉ मटेरियल की सफाई होती है, चुना जाता है कि रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए। डिपार्टमेंट बी में उसके ऊपर काम करके वर्किंग प्रोसेस बनाया जाता है, और डिपार्टमेंट सी में फिनिश गुड्स बन के जो है वो खत्म होता है। कुछ वर्कर्स यहाँ पर भी काम करेंगे, कुछ वर्कर्स यहाँ पर भी काम करेंगे, कुछ वर्कर्स यहाँ पर भी काम करेंगे। हमने एक कैंटीन की सर्विस दी हुई है। ठीक है, हमने कैंटीन की सर्विस दी हुई है। लंच के टाइम पे यहाँ वाले वर्कर भी आते हैं लंच करने, यहाँ वाले वर्कर भी आते हैं लंच करने, यहाँ वाले वर्कर भी आते हैं लंच करने। तो ये तीनों डिपार्टमेंट प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन कैंटीन को अगर आप देखें तो वो प्रोडक्शन नहीं करके दे रहा जनरेट, पर हाँ इनडायरेक्टली इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज दे रहा होता है। ये हमारे पास कहलाता है जनाब सर्विस डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी समझ में आ गया, सर्विस डिपार्टमेंट भी समझ में आ गया। एक चीज और सुनिएगा जरा, एक चीज और सुनिएगा, ये बेस बना रहा हूँ अभी आपकी। ठीक है, ये बेस बना रहा हूँ। एक चीज और सुनिए, हुआ ये कि हमारे पास जो है वो, फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन ए से होती हुई आई है, प्रोडक्शन बी से होती हुई आई है, प्रोडक्शन सी से होती हुई आई है, और दो हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 और S2। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर लगा 10 रुपये, यहाँ पर भी लगा 10 रुपये, यहाँ पर भी लगा 10 रुपये, और यहाँ पर लगा 10 रुपये, और यहाँ पर लगा 10 रुपये। अगर मुझे पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो मैं कितने का एक यूनिट बेचूं, तो मुझे पहले उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए कि मैंने कितने का बनाया, उसके बाद तो मैं प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा और फिर बताऊंगा कि मेरी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट को कंसीडर करता हूँ कि भाई डिपार्टमेंट ए के हिसाब से मुझे बताओ मेरे पर यूनिट प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा है, भाई 10 रुपये खर्चा है, तो मुझे 12 रुपये का प्रोडक्ट बेचना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास आ गया केस वन। दूसरा केस, सारे के सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उठाओ, तो 30 रुपये का मुझे एक यूनिट पड़ा, तो मैं 30 रुपये का जब मुझे एक यूनिट पड़ा तो मैं उसको बेचूंगा 40 रुपये का। ये मेरा केस टू आ गया। या तीसरा, सर सर्विसेज डिपार्टमेंट भी तो है ना, उसके भी तो खर्चे लगे होंगे ना, तो मैंने सर्विस डिपार्टमेंट को जब मिलाया तो मेरे पास कुल मिला के खर्चा आया 50 रुपये, और मैं इसको बेचूंगा 60 रुपये। ये मेरे पास केस थ्री आया। आप अपने जहन में सोचेंगे केस वन ठीक है, केस टू ठीक है, केस थ्री ठीक है। सर केस थ्री ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर भी जो खर्चा लग रहा है वो भी तो मुझे रिकवर करना है ना, तो मैं कैसे रिकवर करूंगा? जब तक कि मैं उसको प्रोडक्शन में नहीं डालूंगा, जब तक कि मैं उसको यूनिट के कॉस्ट में नहीं डालूंगा कि मेरी सर्विस कॉस्ट भी तो लगी है ना, तो मैं यूनिट के कॉस्ट में नहीं डालूंगा तो मुझे यूनिट की सेलिंग प्राइस नहीं मिल पाएगी। अगर तो मैं इस बुनियाद पे चलता हूँ ना कि सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रखते हैं और मैं 40 रुपए का बेचता हूँ, जो कि हमने केस टू में किया हुआ है, यानी हमने जो यहाँ किया हुआ है, यहाँ इस जगह किया हुआ है, तो भी मैं 10 रुपए लॉस कर रहा हूँ भाई। क्यों? क्योंकि मेरी टोटल कॉस्ट 50 रुपए लग रही है, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी तो मेरी कॉस्ट है ना। तो वो रिकवर कैसे करूंगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पर यूनिट कॉस्ट में डाल के, ताकि जब मैं कस्टमर को यूनिट बेचूं तो वहां पर सर्विस कॉस्ट भी मेरी चार्ज हो जाए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, अभी प्राइमरी अपॉर्चुनिमेंट क्या है और सेकेंडरी अपॉर्चुनिमेंट क्या है, ये जब सवाल करेंगे तो वहां दिखा दूंगा आपको कि प्राइमरी अपॉर्चुनिमेंट टू सेकेंडरी अपॉर्चुनिमेंट कैसे कहते हैं। ठीक है, और ये बेसिस ऑफ एलोकेशन है, ये भी आपको सवाल से अच्छे से समझ में आ जाएगा, उस पूरे के डब्बे को मैं भी नहीं पढ़ा रहा। आपके पास सवाल में तीन केसेस हो सकते हैं। पहला केस,
आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट भी है और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट भी है। कहता है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड सपोर्ट प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स ओनली, ये इसका पहला केस है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिपार्टमेंट ए है, एक डिपार्टमेंट बी है, और एक सर्विस डिपार्टमेंट है एस है, और एक वन है, और एक सर्विस डिपार्टमेंट एस टू है। ये कहता है कि सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को ही सर्विसेज देगा, यानी इन दो डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है, ये भी इन दो डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है। सर्विस डिपार्टमेंट आपस में कोई भी सर्विसेज नहीं दे रहे एक दूसरे को। ये हमारे पास पहला सर्विस जो है वो केस जनरेट हो सकता है सवाल के अंदर। दूसरा केस क्या जनरेट होगा कि वन वे सपोर्ट है। वन वे सपोर्ट से मुराद क्या है? वन वे सपोर्ट से मुराद ये है कि भाई फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसी जो है वो एग्जाम्पल को रखते हैं कि हमारे पास एक दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दो सर्विस। सर्विस डिपार्टमेंट वन इसको भी सर्विस देता है, इसको भी सर्विस देता है। सर्विस डिपार्टमेंट टू इसको भी सर्विस देता है, बी को भी सर्विस देता है, लेकिन साथ साथ सर्विस डिपार्टमेंट वन को भी सर्विस देता है। तो एक सर्विस दे रहा है, एक सर्विस नहीं दे रहा। ये इसका दूसरा केस बन सकता है। और तीसरा केस क्या है कि टू वे सपोर्ट है, यानी दोनों सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ एक दूसरे को सर्विसेज भी दे रहे होंगे। सर ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बताने की जरूरत बेटा इसलिए पड़ी है मुझे, इसलिए पड़ी है ताकि जब आप सवाल करेंगे ना, तो वहां पर हमें सर्विसेज डिपार्टमेंट को जीरो रखना होता है। जीरो यानी कि इसकी जितनी भी कॉस्ट लगी है सारी की सारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दो, ताकि पर यूनिट कॉस्ट में चार्ज होकर कस्टमर के पास चली जाए, जो ऊपर हम एक एग्जाम्पल में करके आ चुके हैं, केस थ्री, केस वन, केस टू। ठीक है, तो इसको जीरो रखना होता है। तो होता ये कि जब ये दो सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे होते हैं ना, कभी भी जीरो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जब ये फॉर एग्जाम्पल ये सर्विस डिपार्टमेंट वन है, फॉर एग्जाम्पल ये सर्विस डिपार्टमेंट वन है, अब ये सर्विस डिपार्टमेंट वन जो है जितनी भी सर्विस लगाई ए में बांट दी और बी में बांट दी, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट टू के लिए थोड़ी कॉस्ट इसके अंदर आ गई। सही है। फिर ये क्या करेगा? फिर ये निकालेगा, ए के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर कुछ ना कुछ कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी। सेम दिस सर्विस डिपार्टमेंट टू अपनी सारी की सारी कॉस्ट पहले इन दोनों को एलोकेट करेगा, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट वन की वजह से फिर से एक कॉस्ट इसके अंदर आ जाएगी। फिर उठाएगा, फिर जब ये एलोकेट करेगा फिर कोई ना कोई कॉस्ट आ जाएगी। तो ये जब एलोकेट करते जाएंगे, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट जो कि एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं, तो कोई ना कोई कोड का पार्ट, कोई ना कोई कॉस्ट का हिस्सा आता जाएगा और इसके अंदर शामिल होता जाएगा। ठीक है, तो ये तीन केसेस भी मैंने बता दिए। अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि आप इस लेक्चर को समझो, इसको आप अंदाजा लगाओ, और अपना रिवीजन करना चाहते हैं रिवीजन करो। अब मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा, आपके टीचर की क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और उसमें फिर हम देखेंगे कि हमें हमारे पास जो है वो जो है वो कैसे सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। दुआ में जरूर याद रखिएगा।